और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? देखिए, आप लोगों का बीए बीएससी बीकॉम वालों का 5th सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स का पेपर है वो 14 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है? चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 14 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला, ठीक है? जौनपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है? यानी मुन्ना भैया के गांव वाले। चले इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख ले। देखिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ना आए। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी को करिकुलर कोर्स के पेपर होते हैं एनालिटिक एबिलिटी के, या फिर किसी भी, ठीक है, जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये भी जो आपका है, ये सारे सिलेबस सेम होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो आप किसी के यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर जहाँ भी मिले सबको देख लीजिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है? कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है? इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये तीनों होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है और ये बहुत बड़ी प्रश्न है कि सर जी बीए 5th सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी में ये बताइए कि कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा आते हैं या फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। रीजनिंग के सवाल कम पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, यानी ये कंप्यूटर का घटक होता है। सीपीयू भी कंप्यूटर का घटक है, मेमोरी भी कंप्यूटर का घटक है। कागज़ किसी भी प्रकार से कंप्यूटर का घटक नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल मैंने एक ही क्लास नहीं कराया, बहुत सारे क्लासेस कराए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। उसके बाद आप सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैंने कंप्यूटर के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? पहले आप लोग इस क्लास को पूरा देख लीजिए, ठीक है? चले तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है? चलिए देखते हैं। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कंप्यूटर स्वयं हमारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? बिल्कुल नहीं, हमको खुद उसमें डाटा इनपुट करना पड़ता है, ठीक है? कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर भी उसमें यूज हुए होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का, ठीक है? चले चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो देखिए, मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर का भाग है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का भाग नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसे हम छू नहीं सकते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर ये हार्डवेयर है, क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं, ठीक है? जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे हम केवल देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है? चलिए पांचवा प्रश्न है, प्रोसेस्ड डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? डेटा के रूप में, सूचना के रूप में, ज्ञान के रूप में या विश्लेषण के रूप में? बताइए। नॉलेज के रूप में, एनालिसिस के बारे में, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा? प्रोसेस्ड डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। बिल्कुल इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है, सूचना के रूप में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे। लाइक क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, लाइक का एक ही मतलब होता है यूट्यूब पर, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पर, यूट्यूब उतना ज़्यादा क्लास को रिकमेंड करेगा बाकी बच्चों के पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लाइक भी जरूर करेंगे और शेयर मोस्टली करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? चले छठवां प्रश्न पूछा गया है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा, सीयू के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, या इनमें से कोई विकल्प नहीं सही है? बताने का प्रयास करेंगे। बताइए। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तार्किक परिचालन
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किए जाते हैं, यानी ALU के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए 7वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन सा हार्डवेयर अवयव है? ठीक है, ध्यान देंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है? इनपुट यंत्र, क्या ये हार्डवेयर घटक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और दूसरा देखेंगे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ध्यान देंगे, पूछा क्या है। ठीक है, विच ऑफ दिस नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से कौन हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर घटक नहीं है। देखिए यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाला सही है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए 8वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य किस में बदलना है? ठीक है, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला देख लीजिए, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, किस में? इंफॉर्मेशन में, सूचना में। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य सूचना में बदलना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 8वें का। चलिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, केवल एक क्वेश्चन पेपर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU। ठीक है, चले, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि देखिए अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से CPU के घटक हैं? CPU का घटक कौन है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए CPU का घटक है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये CPU के घटक होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे 10वें का। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? ठीक है, तो देखिए कैश मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीनों एक होते हैं। बाकी आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये आपका इन तीनों से अलग है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं CPU को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है। कुछ प्रश्न आपके हार्ड पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न एकदम लो पूछे जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है, यानी सीधी एक्सेस होता है CPU का? तो देखिए आप लोग जानते होंगे रैम में। ठीक है, मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है रैम में। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, क्या ये CPU मेमोरी में शामिल है? बिल्कुल नहीं। केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, ये भी नहीं है। तीसरा क्या है, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्या पूछा गया है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ये आपका कौन बताता है? ये आपका बताता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए CPU और मेमोरी कंप्यूटर के, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? आउटपुट डिवाइस पर, स्टोरेज डिवाइस पर, या फिर एक्सपेंशन बोर्ड पर, या फिर मदरबोर्ड पर। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? भैया कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, ये ऑप्शन राइट है। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है, ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो कभी कभी देखिए ढोना नहीं लिखता है, पूछेगा कि कौन पोर्टेबल में आसान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चंस को पूछता है। तो सबसे पोर्टेबल डिवाइस है आपका लैपटॉप, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ढोने में आसान होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न है आपका,
देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? कीबोर्ड में, माउस में, कीबोर्ड और माउस में, बताइए दोनों में या फिर कीबोर्ड माउस में? केवल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, इनपुट डिवाइस देखें माउस में भी होता है और कीबोर्ड में भी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस दोनों। चले अगला प्रश्न है 20 नंबर, क्या पूछा गया है? कंप्यूटर को निर्देश, खाली स्थान भरना है, कंप्यूटर का निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा, एएलयू के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा। कंप्यूटर का निर्देश किससे दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनपुट यूनिट के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो देखें जो आपका इंडेंटेशन होता है, ठीक है, इंडेंटेशन होता है, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको किस में ले जाता है? तो कर्सर आपको नेक्स्ट टेबल में ले जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। देखिए 6 सेमेस्टर में भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक तरह से कहा जाए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराता हूं मैं को-करिकुलर कोर्स का, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकाकर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? डाटाबेस सृजित करने के लिए, या फिर डाटा का विश्लेषण करने के लिए, या फिर विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, या फिर स्लाइड तैयार करने के लिए? एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? फॉन्ट सेंस सेरिफ कौन सा है? तो ये आपका एरियल है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है शीर्षक यानी टाइटल केस के मामले में, यानी टाइटल केस के मामले में क्या होता है? प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, या फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पर, या फिर ध्यान रखेंगे वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, या फिर लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला किया जाता है। बताइए बताइए सभी लोग बताइए, टाइटल केस के मामले में क्या किया जाता है? बिल्कुल देखिए टाइटल केस के मामले में वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चले बहुत सही, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए। मेल मर्ज घटक है, मेल मर्ज किसका घटक है? एमएस वर्ड का, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 29 का। चले अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .docx है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ। चले बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते? वर्ड डॉक्यूमेंट को, ध्वनि को, चित्र को, या फिर वीडियो सीक्वेंस को? ध्यान से देखिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट, ध्वनि को और वीडियो सीक्वेंस को रखते हैं, चित्र को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चले देखें अगर किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर उसका आंसर आप हमसे पूछ सकते हैं अच्छे से कि सर इसमें डाउट है, इसका डाउट क्लियर करिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे नोट्स PDF जितने मैं क्लासेस कराता हूँ सब फ्री में, बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? कौन है? तो पंक्ति अंतराल है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो देखें, एमएस वर्ड में स्पेल चेक होता है, शब्दकोश होता है, आपका अनुवाद भी होता है, ट्रांसलेट भी होता है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, इसके अंतर्गत सुविधा नहीं है एमएस वर्ड में। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? बताइए, सेक्शन ब्रेक का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, ऑड पेज, नेक्स्ट पेज और इवन पेज होता है, लेकिन कॉलम जो है आपका सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, इटैलिक, रेखांकित करना और बोल्ड करना, ये आपका बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषताएं होती हैं। कैपिटलाइज नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, निगेटिव प्रश्न अगर पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें दो प्रश्न हमको मिल जाते हैं, एक जो एक्चुअल में है और एक जो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 36 है, एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एमएस वर्ड जो होता है एमएस ऑफिस का वह अवयव होता है जो स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या है? कंट्रोल प्लस डी कुंजियां बनाने से एमएस वर्ड में, यहाँ पर खाली स्थान भरना है आपको, डायलॉग बॉक्स आ जाता है। बताइए, आप लोग करते होंगे कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाएंगे एमएस वर्ड में तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताइए, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल भी है, कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस भी। बताइए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल कंट्रोल प्लस भी है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 पूछा गया आपका, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उपयोग किया जाता है टॉगल केस का। ठीक है, टॉगल केस, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का प्रयोग जो है आपका विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। और देखिएगा, आपका अगर 100 प्रश्न पूछा जाता है या 75 प्रश्न पूछा जाता है या फिर 85 प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, उसमें से 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो लगातार दोहराए गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चले, दोहराया जाएगा तो हमारे लिए ही फायदा रहेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो ये आपका डी मैक्स देता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट, टेबल, स्प्रेडशीट या फिर लेबल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि, बताइए स्प्रेडशीट जो होता है इसका प्रयोग करने का लाभ क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं। ठीक है, डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, अधिक लचीलापन होता है। ठीक है, अधिक मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 44 का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है?
तो यह ऑटोफिल है। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, क्या है? तो यह वर्कशीट है। यह ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो खाली स्थान भरना है। एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार में, फार्मूला बार में, सेल में या फिर मेनू बार में, बताइए। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो क्या है? टाइटल बार एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें Ctrl+Shift+L का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा BDMS का उदाहरण नहीं है? ठीक है, BDMS का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें आपका जो माई सॉल है यानी MYSOL, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये तीनों जो हैं आपके DBMS के उदाहरण हैं, लेकिन साल सर्वर, ठीक है, SQL, ये आपके BDMS के उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। मैंने क्यों कहा, ये तीनों अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 आप लोगों को क्या पूछा गया है, कंप्यूटर के एक मेनू में खाली स्थान भरना है की लिस्ट होती है, बताइए। कंप्यूटर के एक मेनू में ऑब्जेक्ट की लिस्ट होती है, कमांड की लिस्ट होती है, डेटा का लिस्ट होता है या रिपोर्ट का लिस्ट होता है? कंप्यूटर के एक मेनू में रिपोर्ट्स की लिस्ट होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? नोट्स, कीज या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बटन्स? बिल्कुल बटन्स, हाइपरलिंक्स और एक चीज़ और होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाइपरलिंक्स होता है, बटन्स होता है और एक चीज़ और होता है, अगर मुझे नहीं याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 51 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, एक संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की जो आपकी जो एक्सेल की सेल रिफ्रेशिंग होती है, इसका फीचर गतिशीलता रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 52 का। चलिए इसे अब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 53 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है भैया? फील्ड के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 53 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में या फिर डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में या संख्यात्मक डेटा की गणना करने में या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, किस में मदद करता है? इन सभी में, ठीक है, इन सभी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, XLX एक्सटेंशन किसके लिए है? एक्सेस के लिए, एक्सेल के लिए, वर्ड के लिए या पावर पॉइंट के लिए, बताइए। बिल्कुल एक्सेल के लिए होता है, ठीक है। XLX एक्सटेंशन एक्सेल के लिए होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। गलत विकल्प की पहचान करना है तो लेफ्ट होता है, टॉप भी होता है, राइट भी होता है, डाउन नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 56 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 57 है, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? टूल बार में, मेनू बार में, टाइटल बार में या फार्मूला बार में, बताइए। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल फार्मूला बार में। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 57 का। चलिए प्रश्न नंबर 58 का है, एक स्प्रेडशीट में फार्मूला डिवीजन यानी 10 में 3 का भाग देना है, क्या आउटपुट देगा? तो 3.333 ऐसे ही देगा, ठीक है।
क्योंकि एक बार भाग करके भी देख लेते हैं। देखिए 10 का अगर हम भाग देते हैं 3 में, 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, ठीक है। फिर यहाँ 1, फिर अगर पॉइंट लगता है तो 3 0 हम बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 59 क्या है, एक यहाँ खाली स्थान भरना है। वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, रो सेल कॉलम या फिर वर्कबुक का। तो ध्यान रखिएगा, एक सेल, ठीक है, एक सेल वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 59 का। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका एक सेल कहा जाता है, ठीक है, ये सेल। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे एक लाइन होता है। तो यह लेफ्ट अलाइंड होता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 61 का। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है आपका, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है। पॉकेट डाटा नेटवर्क होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 62 का, ठीक है। HTML, ठीक है, होता है ना, HTML इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं सर जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन पेपर को आप देख लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप देख डालेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 63 क्या है, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, किसके रूप में। तो TCP IP प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट में, बिल्कुल है, इंटरनेट की शुरुआत इसी में की गई थी। अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क में भी की गई थी, खास करके इन्हीं के लिए की गई थी। लेकिन ये लोग जो है अपने जो उद्योग थे, यानी जो सैटेलाइट वगैरह जहाँ से लॉन्च होते थे, जो कॉलेज होते थे, उनके लिए भी ये सब उपयोग करते, जैसे प्रयोगशाला के जो शोध वैज्ञानिक थे, इन लोगों के लिए भी इंटरनेट प्रोवाइड कराते थे। अमेरिका में सबसे पहले इसके लिए उपयोग किया गया था। तो इन तीनों के लिए हो गया, ठीक है। तो उपयुक्त सभी का योगदान है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 64 है, TCP/IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं भैया कौन सा गलत है। तो TCP/IP एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल अप्रोच का अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा क्या है, TCP/IP में 7 परतें होती हैं, गलत है भैया, 4 परतें होती हैं, ठीक है, यही आपका क्या है, गलत है। पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है, बी वाला, ठीक है, 4 परतें होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि खाली स्थान भरना है, जो कि से जुड़े होते हैं, क्लाइंट से जुड़े होते हैं, नेटवर्क से, सुपर कंप्यूटर से या मेन फ्रेम से। बताइए, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन, ठीक है, जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि आपके नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 65 का। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है, ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखेंगे, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो अपनी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो देखें, इसमें फायरबॉक्स तो नहीं है, विंडोज़ एक्सप्लोरर भी नहीं है, नेटस्केप भी नहीं है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 68 का। चलिए प्रश्न नंबर 69 पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए, फायरबॉक्स, मैक वेब, ये दोनों आपके क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। और नेटस्केप भी आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और पूछा क्या है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो HTML एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है,
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 70 है, किसी वेबसाइट को पसंदीदा यानी फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है। यानी मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है पसंदीदा, ठीक है, फेवरेट में उसको शामिल करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बिल्कुल Ctrl+D, बी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है, सफारी, लिनक्स, विंडोज या मैक ओएस। बिल्कुल देखिए जो सफारी है ये एक प्रकार का ब्राउजर है, 71 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है, गूगल क्रोम है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वेब सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है या फिर वेब डेटा स्टोर है। गूगल क्रोम क्या है बताइए सभी लोग। बिल्कुल गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। तो देखें सफारी एज तो नहीं होंगे, ठीक है, जो क्रोम ब्राउजर है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, तो इसमें केवल पहला आपका सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखें नेटस्केप, नेविगेटर आपका वेब ब्राउजर है, नेट सर्फ भी और ओपेरा भी, ठीक है, ओपेरा भी आपके मोबाइल में भी होगा, ठीक है, XML यह क्या है आपका वेब ब्राउजर नहीं है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 74 का। चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। चलिए देखते हैं वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। देखिए क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ओपेरा ये भी वेब ब्राउजर है, ठीक है, हैडूप क्या है आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। चलिए प्रश्न नंबर 76 क्या, सारे क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। नेटस्केप एक है, नेटस्केप क्या है, तो नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 76 का। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो सीधे चैनल पे जाइए, उसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, बस इतना सर्च कर देंगे ना तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, चले यहाँ से रीजनिंग हो जाएगी। चलिए यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। ठोस है तो जमना है, तो गैस से क्या होगा, पिघलेगा, गंध होगा, जमेगा या फिर आपका वाष्पन होगा। बताइए सभी लोग, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, चलिए अब दिख रहा है सही से। देखिए ठोस से अगर जमना है, ठोस जमना है, जब कोई द्रव ठंडा होता है तो वह ठोस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। गैस वाष्पित होती है, यानी जब कोई द्रव गर्म होता है तो वह गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वाष्पन होगा। चले इसे देखने का प्रयास करेंगे। विषाणु से यानी वायरस से आपका स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक होता है, तो बैक्टीरिया जीवाणु से क्या होगा, जीवाणु से आपको टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 78 का। चलिए प्रश्न नंबर 79 है आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न है। 39 से 91 जैसे संबंधित है तो 51 से क्या संबंधित होगा, 125, 90, 178 या 119। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो 39 है, ठीक है, 39 में अगर हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 39 से भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 13। तो 13 में अगर हम गुणा करेंगे 7 का तो कितना आएगा, 91 आएगा सर जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी तरह से, ठीक है, 51 है, तो 51 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 17 तिया 51, ठीक है, 17 आएगा। तो 17 में अगर हम गुणा करेंगे 7 का, ठीक है, जैसे 13 में 7 का गुणा किए हैं उसी तरह से 17 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 119 आएगा, ठीक है, 17 सते 119, आपको 17 का पहाड़ा आता होगा, ठीक है, 119 आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ 119 आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले यहाँ भी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, यदि क्रैक्स को DQBBLR लिखा जाता है तो फिर उसी कोड भाषा में FPROUT
कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चले इसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले इसे देखने का प्रयास करेंगे। इसे देखते हैं। सी हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या लिखा है, CRACKS। ठीक है, उसके बाद है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, DQBBLR। अब इसे लिख लेते हैं। सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है। आर हमारा 18 पे आता है। ए हमारा 1 पे आता है। सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे। के हमारा 11 पे आता है। और यस हमारा 19 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। डी हमारा कितने पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है। क्यू हमारा 17 पे आता है। बी हमारा 4 पे आता है। बी हमारा 4 पे आता है। एल हमारा 12 पे आता है। और आर हमारा 18 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे इससे इसे संबंधित क्या संबंध है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है सर जी, +1 हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे ये आपका 18 है और ये आपका 17 है। यहाँ आपका -1 हो रहा है। ठीक है, क्या -1 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए ए वाला A1 पे हमारा आता है और बी हमारा बी हमारा 2 पे आता है। ठीक है, बी हमारा 2 पे आता है। यहाँ +1 हो रहा है। और फिर सी हमारा 3 पे है, बी हमारा 2 पे है, तो यहाँ -1 हो रहा है। के हमारा 11 पे, एल हमारा 12 पे है, तो यानी यहाँ आपका +1 हो रहा है। ठीक है, यस हमारा 19 पे है और आर हमारा 18 पे, तो यहाँ -1 हो रहा है। यानी +1 -1 +1 -1 हो रहा है। ठीक है, तो चले इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। जो SPROUT लिखा है, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। SPROUT। ठीक है, एस हमारा कितने पे आता है, यस हमारा 19 पे आता है। और पी हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है। आर हमारा 18 पे आता है। और ओ हमारा 15 पे आता है। और क्या है, यू है ये। ठीक है, यू हमारा 21 पर आता है। और टी हमारा 20 है। ठीक है, तो इसे -1 करेंगे। ठीक है, यानी पहले में क्या था हमारा, सी और डी, तो यहाँ आपका +1 था। ठीक है, तो यहाँ हम 19 है तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। टी आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। 20 हमारा टी पे है। अब -1 करेंगे 16 में से। ठीक है, 16 में से 1 घटा देंगे, 15 आएगा। 15 क्या है, 15 आएगा। 15 हमारा कितने पे है, ओ पे है। ठीक है, देखते चलेंगे तभी समझ में आएगा। अब फिर हम +1 करेंगे। 18 के बाद 19 आता है। 19 हमारा कितने पे है, एस पे है। ठीक, TOS इतना हुआ। अब फिर -1 करेंगे। ठीक है, 15 में से 1 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, 14। 14 पे कितना है, 14 हमारा एन पे है। ठीक है, TOSN इतना हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, इतने में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, TOSN। चले देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है TOSN। अब बाकी जो सॉल्व करते हैं अगर आप, तो उतना आ जाता है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चले अगला देखिए, एक कूट भाषा में टच को यू टच लिखा जाता है। ठीक है, तो PLANT प्लांट को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। ये देखिए टच लिखा है। ठीक है, TOUCH टच लिखा है। और टच को यू टच लिखा है, यानी UTOHC। ठीक है, तो टी हमारा 20 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, यू हमारा 21 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है और टी हमारा 20 पे आता है। ठीक है, यू हमारा 21 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एच हमारा 8 पे और सी हमारा 3 पे। तो यानी आप देख रहे हैं ये आपका घटते क्रम में हुए लिखा है। ठीक है, घटते क्रम में लिखा है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इसी को इसने लिखा है घटते हुए क्रम में 21, 20, 15, 8 और 3 इस प्रकार से लिखा है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से आपको PLANT को भी लिखना पड़ेगा, PLANT। चले इसे घटा कर लिखेंगे। पी हमारा 16 पे है, एल हमारा 12 पे है, ए हमारा 1 पे है, एन हमारा 14 पे है और टी हमारा 20 पे है। ठीक है, तो इसे हम लोग उल्टा कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो 20। ठीक है, देखें 20 सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा 16 है। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा 14 है।
उससे बड़ा हमारा क्या है 12 है, उससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा छोटा होता चले जाएगा। तो यहाँ सबसे लास्ट में 1 आएगा। टी हमारा 20 पे है, पी हमारा 16 पे है और एन हमारा 14 पे है, एल हमारा 12 पे है और ए, यानी टी पी एन एल ए। देखेंगे टी पी एन एल ए, ठीक है। देखिए टी पी एन एल ए डी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 82 देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। यदि ए यू इक्वल टू 21 है और ई जी जी 245, तो आप बेग को कैसे कोड करेंगे। तो देखें ए यू बराबर 21 है, ए हमारा 1 पे है, यू हमारा 21 पे है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे 1 में और 21 में, तो 21 आ जाएगा हमारा, ठीक है सर, समझ में आ गया। ई जी जी को सॉल्व करिए, देखिए ई जी जी बराबर कितना है 245 है, ठीक है। तो ई हमारा कितने पे है 5, जी हमारा 7 पे और जी हमारा 7 पे, तो इसे गुणा करेंगे कितना आएगा 7 पचे 35 और 35 सते 245, ठीक है। आए तो आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है, इतना आएगा। तो बेग को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, चलिए यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, बी ए के ई, ठीक है। बी हमारा कितने पे आता है 2 पे, ठीक है। ए हमारा 1 पे, के हमारा 11 पे और ई हमारा 5 पे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 2 का नम 2, 11 दूनी 22 और 22 पचे 110, ठीक है। 110 हमारा उत्तर आया, देखिए सी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सी में दिया है 110, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चले लिखते हैं, देखें बी एम ओ इतना हो गया, फिर क्या है ई ओ क्यू, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एच है, क्यू है और एस है, ठीक है सर जी। बी हमारा कितने पे है 2 पे, एम हमारा कितने पे है 13 पे, ओ हमारा 15 पे, ठीक है। ई हमारा 5 पे है, ओ हमारा 15 पे है और क्यू हमारा 17 पे है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, चले, ठीक है। यच हमारा 8 पे है, क्यू हमारा 17 पे है, यस हमारा 19 पे है। और अब देखिए 2 में और 5 में कितना अंतर है +3 का, ठीक है। 5 और 8 में कितना अंतर है +3 का, +3 ऐसे होता चला जाएगा। तो 8 में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा 8 और 3 11, 11 यानी क्या आएगा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 13 और यहाँ पे आएंगे 13 और यहाँ पे आपका ओ है, ठीक है, ओ है। 13 और 2 कितना हुआ 15, अब 15 और क्यू, 15 और में 2 करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 17, यानी क्यू हो गया। तो 17 और 2 19, यानी यहाँ यस आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो ये वाला है ओ, यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है क्यू, ठीक है। 15 और 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यू आता है, तो क्यू के बाद 2 अगर जोड़ेंगे 17 में 19 आएगा, 19 कितने पे है एस पे है, ठीक है। तो 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 2 21, यानी 21 यू पे आएगा, के एस यू, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है, के एस यू, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। देखें ए डी यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है पी वाई, चले इसे सॉल्व करते हैं। ए डी क्वेश्चन मार्क पी वाई, ए हमारा 1 पे है, डी हमारा 4 पे है, पी हमारा 16 पे है, वाई हमारा 25 पे है। और इसके बीच में अंतर कितना है 3 का, 16 और 25 में अंतर है 9 का। तो यहाँ पे अगर हम 6 लिख देंगे तो एक सीरीज बन जाएगा 3 6 9, और इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 10। 10 हमारा कितने पे है जे पे, ठीक है, जे हमारा 10 पे आता है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 84 का। चलिए प्रश्न नंबर 85 आपका पूछा गया है। ए बी डी ई एफ एच आई जे के एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बहुत ही आसान है। देखिए ए बी सी को बीच में छोड़ दिया है, ठीक है, डी ई एफ जी को बीच में छोड़ के जी एच आई जे के, फिर एल, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये ठीक है, एल एम एन ओ पी यहाँ पर है, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर ये वाला है, ठीक है।
STUVWX, समझ में आ गया। AB C को छोड़ दिया है, DEF G को छोड़ दिया है, HIJKLMNOPQRSTUVWX, ठीक है, समझ में आया। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 85 का। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने और सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। नहीं लिंक मिल रहा है तो यूट्यूब पर सर्च करिए एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, मेरा प्लेलिस्ट सबसे ऊपर आएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर की आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर भेजना ना भूलें टेलीग्राम ग्रुप पे। और जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।